विषय है प्रश्न और उत्तर बनाम प्यास और पानी। विषय बड़ा ही रोचक है, लेकिन किसी भी प्रश्न का उत्तर देने से पहले प्रश्न की भाषा और भाव ये दोनों स्पष्ट हो जाने चाहिए, और भाव पृष्ठभूमि का भी जानकारी में लेना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि शब्द भाव के संवाहक होते हैं। परिस्थितियों के अनुसार उनके अर्थ भी बदल जाया करते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग प्रश्न में किया गया है, उसी भाव में जाकर के उत्तर देने वाला उत्तर देता है, तभी सटीक उत्तर बैठता है। इसलिए परिभाषा की जाती है। यहाँ पर कई बातें जानकारी में ले लेना बहुत आवश्यक होगा। प्रश्नोत्तर एक बहुत बड़ी कला है। प्यास और पानी से इसकी तुलना इसलिए की गई है कि प्रश्न करने वाला प्यासा है और उत्तर देने वाला उस प्यास को तृप्त करने वाला है। किसी प्यासा की तृप्ति तभी होती है जब उसे पानी मिलता है। पानी के बारे में तमाम बातें कह दिया जाए और पानी उसे दिया न जाए तो तृप्ति नहीं मिलती। जानकारी मात्र करने से तृप्ति नहीं हो जाती। इसलिए भाषा, भाव, शब्द और भाव की पृष्ठभूमि ये जान लेना बड़ा आवश्यक होता है। यहाँ जितने शब्द आए हैं उनके बारे में पहले मैं विवेचना कर देता हूँ, उनकी परिभाषा भी दे देता हूँ। प्रश्न और उत्तर। प्रश्न का अर्थ होता है कोई जिज्ञासु व्यक्ति अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए किसी विज्ञ पुरुष से, जो उसके पात्र होते हैं, उनके यहाँ जाता है, प्रश्न करता है और वह व्यक्ति उसका उत्तर देता है। प्रश्न करने वाले के द्वारा दिए गए जितने भी शब्द होते हैं, उन शब्दों की स्पष्ट व्याख्या होनी चाहिए, स्पष्ट परिभाषा होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि प्रश्न करने वाला जिन शब्दों का प्रयोग कर रहा हो, उत्तर देने वाला उस शब्द का दूसरे अर्थ में प्रयोग करने लग जाए, तो उत्तर सटीक नहीं बैठता। उसे हम गलत तो नहीं कह सकते, लेकिन ये ज़रूर कह सकते हैं कि प्रश्न स्पष्ट नहीं हुआ, और प्रश्न में जितने शब्द आए हैं और जो भाषा प्रयोग में लाई गई है, उसके भाव को स्पष्ट नहीं किया गया, तो उत्तर देने वाला जैसा समझा वैसा उत्तर दिया। पूछे गाय बतावे घोड़ी, अगर ऐसी बात आती है तब तो उत्तर बिल्कुल गलत है। प्रश्न में गाय पर लेख लिखने के लिए कहा गया और लिख दिया घोड़ी पर। काहे लिखा भाई? मास्टर साहब तो घोड़ी पर लेख लिखाए थे, वही हमने लिख दिया। तो इस तरह के तो बेतुके उत्तर होते हैं। इन उत्तरों की बात मैं यहाँ नहीं कर रहा हूँ। यहाँ भाषा समझें। भाषा क्या है? भावाभिव्यक्ति माध्यमा भाषा। भाव को अभिव्यक्त करने का माध्यम भाषा हुआ करती है। जिस भाषा में प्रश्नकर्ता प्रश्न कर रहा है और जिस भाषा को वो समझता है, उस भाषा को उत्तर देने वाला भी समझता हो और समझा सकता हो। पहली विशेषता तो ये होनी चाहिए। दूसरी बात, भाव। किस भाव पृष्ठभूमि में जा कर के प्रश्नकर्ता प्रश्न कर रहा है, उस भाव पृष्ठभूमि में जा कर के ही उत्तरदाता को उत्तर देना चाहिए, तब उत्तर सटीक बैठता है। प्रश्नकर्ता के भाव पृष्ठभूमि तक हम न पहुंचते हों तो उत्तर सटीक हम नहीं दे पाते। रह गई बात शब्द की। जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं प्रश्न और उत्तर में, ये शब्द वास्तव में भाव के संवाहक होते हैं। हमारे अंदर कोई भाव पैदा होता है, हम प्रश्न करता है, तो उन भावों को हम शब्दों के माध्यम से प्रेषित करते हैं उत्तरदाता तक। तो शब्द माध्यम हुए। यहाँ ध्यान देने की आवश्यकता है। हम आँखों से देखते हैं, लेकिन जिस चीज़ को हम देखते हैं वह चीज़ वास्तव में आँख हमको दिखाती है, कोई ज़रूरी नहीं है।
आँख माध्यम है बीच का, और जो दृश्य आँख बना करके हमारे मस्तिष्क को देती है और मस्तिष्क उसकी विवेचना करके जो रूप खड़ा करता है वही वो देखता है। क्या आप कह सकते हैं कि जिस चीज़ को आँख देख रही है क्या वही वास्तविक चीज़ आँख पहुँचा भी रही है? यहाँ ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि शब्द आँख की तरह काम करते हैं। आँख माध्यम है, शब्द माध्यम है, और शब्दों को अगर हम उस भाव में नहीं रख पाए या उत्तर देने वाला समझ नहीं पाया तो उत्तर सटीक नहीं बैठता। इसमें दोष किसी का नहीं है, दोष स्पष्टता का है। शब्द स्पष्ट होने चाहिए। अब जैसे एक हरि शब्द है, हरि शब्द का अर्थ मेढक भी होता है, पानी भी होता है और सांप भी होता है। एक तालाब के किनारे एक मेढक था, टर टर की आवाज़ लगा रहा था। किनारे बैठा हुआ सांप उसके घात में दौड़ता है पकड़ने के लिए। आहट पाकर के मेढक पानी में कूद जाता है। अब पानी में सांप जा नहीं सकता तो निराश लौटता है। कवि ने कविता बना दिया, हरि बोला हरि ने सुना, हरि गए हरि के पास, वो हरि तो हरि में गए, ये हरि भय उदास। अब यहाँ देखिए, हरि शब्द आया है। कहाँ पर हरि शब्द का अर्थ पानी होता है और कहाँ पर हरि शब्द का अर्थ मेढक होता है और कहाँ पर हरि शब्द का अर्थ सांप होता है, इसकी विवेचना किए बगैर आप इसका अर्थ नहीं निकाल सकते। हरि शब्द का अर्थ तो भगवान भी होता है, जो पापों का हरण करता है उसको भी हरि कहते हैं। तो जिन भावों में प्रश्नकर्ता शब्द का प्रयोग करता है उसकी व्याख्या होनी चाहिए, उसकी परिभाषा होनी चाहिए, और उस आधार पर उत्तरदाता उत्तर देता है तो सटीक उत्तर बैठता है, अन्यथा नहीं बैठता है। संसार के जितने भी महान ग्रंथ हैं वे प्रश्नोत्तर की शैली में लिखे गए हैं, और हमारे यहाँ 108 उपनिषदों में एक प्रश्नोपनिषद भी है जिसमें प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं और उनके उत्तर कैसे दिए जाते हैं इसकी विवेचना की गई है वैज्ञानिक। यहाँ बात मैं इसलिए समझाना चाहता हूँ कि गीता का ही आप उदाहरण ले लें, रामचरितमानस का उदाहरण ले लें, बाइबिल है, कुरान है, पुराण है, आदि हैं। कभी तो व्यक्ति या ऋषि साधक स्वयं प्रश्न करता है और स्वयं उत्तर देता है। वो प्रश्नकर्ता भी स्वयं होता है, उत्तरदाता भी स्वयं होता है। जितने भी लोगों ने खोज किया है, वैज्ञानिक खोज, आध्यात्मिक खोज, भाषा की खोज या जो भी, उनके अंदर एक जिज्ञासा पैदा हुई और उस जिज्ञासा के समाधान के लिए उन लोगों ने तरीके निकाले। खोजते खोजते एक ऐसा सर्वमान्य तरीका निकल गया जो संसार के काम लायक हो गया, तो अनुसंधान हो गया। वाद और प्रतिवाद के द्वारा संवाद निकलता है, और संवाद में वाद और प्रतिवाद दोनों से ऊपर का ज्ञान होता है, और फिर संवाद वाद बनता है, उसका प्रतिवाद होता है, फिर संवाद निकलता है। वाद प्रतिवाद से संवाद की क्रिया से ही ज्ञान बढ़ते बढ़ते आदि मानव से आधुनिक मानव तक के ज्ञान की यात्रा संपन्न हुई है। बंधु, बात यहाँ समझाना हम इसलिए चाहते हैं कि प्रश्न करते समय इस बात का ध्यान दिया जाना चाहिए कि प्रश्न में जो शब्द आए हुए हैं वो किस भाव के संवाहक हैं। इंद्रियों का उदाहरण हमने इसीलिए दिया था। आतिशी शीशा जिसको लेंस कहते हैं, पुराने ज़माने में हम लोग बच्चे थे तो बाइस्कोप दिखाने वाले आते थे, उसमें शीशा लगा रहता था
उसमें एक साधारण सा मिर्चा डाल दिया जाता और वो एकदम बल्ले बैट की तरह से बड़ा मिर्चा दिखाई पड़ता। छोटी सी चीज़ बहुत बड़े आकार की दिखाई पड़ती। लाल चीज़ हरे रंग की चीज़ है, लाल है तो दूसरे रंग की दिखाई पड़ती है। बड़ा आश्चर्य होता था। वास्तविकता क्या है? वस्तु तो वही है, सत्य मिर्चा है, रखा हुआ है बाइस्कोप के अंदर। वो हरे रंग का है, हमको दिखाई पड़ता है लाल, और उसका आकार इतना बड़ा जैसे बैट बल्ला हो दिखाई पड़ रहा है। तो हम तो समझते हैं इतना बड़ा मिर्चा कहाँ से आ गया। वास्तव में जो माध्यम है दिखाने वाला, आँख है। हमारी आँखों ने आगे लगा हुआ आतिशी शीशा है जिसको लेंस कहते हैं, वो लाल रंग का है और वो उत्तल ताल है, कॉन्वेक्स लेंस है और आकार को बहुत बड़ा करके दिखा देता है। कभी कभी कॉन्केव लेंस भी लगा करके बड़े आकार बनाए जाते हैं। खैर उस विषय में हम नहीं जाते। करामात उस शीशे की है जिस शीशे में झांक करके लड़का देखता है, उससे वह चीज़ बड़ी हो जाती है, छोटी हो जाती है। जैसा शीशा है लाल रंग का तो लाल दिखाई पड़ती है, वास्तव में हरी है। शब्दों का यही खेल है, इंद्रियों का यही खेल है। आँख देखती है, जिस दृश्य को दिखाती है, अगर आँख वो खेला कर दे, कुछ और बना करके हमारे मस्तिष्क को दे दे, तो मस्तिष्क उसका विश्लेषण उसी आधार पर करेगा, वैसा देखेगा। वही बात कान की होती है, वही इंद्रियों की होती है। तो बीच में जो माध्यम होता है उसकी स्पष्टता होनी चाहिए। यहाँ शब्द माध्यम है, शब्द स्पष्ट होने चाहिए, उसकी परिभाषा होनी चाहिए। तब उत्तरदाता अगर उत्तर देता है तब हम जांच करके कह सकते हैं उत्तर सही है या गलत। अगर जिज्ञासु व्यक्ति ने सटीक प्रश्न किया और शब्दों की परिभाषा भी सटीक दिया और उस आधार पर सटीक उत्तर उत्तरदाता ने दे दिया, तो जितनी तृप्ति मिलती है उसका अनुमान आप उसी व्यक्ति से कर सकते हैं जो प्यासा है और किसी से पानी की मांग करता है और उसे पानी मिल जाता है तो कितना तृप्ति मिलती है। बंधुओं, ये बात मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि प्रश्न और उत्तर पर ही सारा संसार या ज्ञान टिका हुआ है। प्रश्न की कई विधाएं होती हैं। कुछ में किसी की परीक्षा लेने के लिए प्रश्न किए जाते हैं, कुछ बहुविकल्पीय सवाल होते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं, कुछ सब्जेक्टिव होते हैं, कुछ नैरेटिव होते हैं, कुछ बहुत किस्म हैं। लेकिन इतना बात स्पष्ट होना चाहिए कि प्रश्न जो किया जाता है उस प्रश्न की भाषा स्पष्ट होनी चाहिए और भाषा की परिभाषा होनी चाहिए। जैसे हमने हरि शब्द की किया था, तभी जाकर के सटीक उत्तर बैठता है। एक बादशाह था, उसका लड़का बीमार था। एक दाई सेवा में लगी थी, लड़के को प्यास लगी। लड़का बोल रहा आब अरबी में कहते हैं पानी को। वो दाई माँ अरबी जानती नहीं थी। खाट के नीचे पानी रखा हुआ है, लड़का पानी बिना बेहोश हो गया। दौड़े दौड़े डॉक्टर आए, पता चला कि तो पानी मांग रहा था, पानी खाट के नीचे है। लेकिन दाई को आपका अर्थ नहीं समझ में आता था। तो कहावत आ गई, आब कहीं बचवा रह गए और खाट के नीचे पानी। ये शब्दों के अर्थ का असर होता है। परिभाषा होनी चाहिए और वक्ता श्रोता दोनों उसके विज्ञ होने चाहिए, तभी सटीक प्रश्न हो सकता है और तभी सटीक उत्तर दिया जा सकता है। यहाँ एक बात मैं आपको समझा देना चाहता हूँ। तुलसीदास जी लिखते हैं, इनका भी ग्रंथ रामचरितमानस है, प्रश्नोत्तर पर है। इसमें 4 विद्वान वक्ता हैं और 4 श्रोता हैं। इनका जो संवाद हुआ है वही रामचरितमानस है। सबसे बड़ी वक्ता हैं भगवान शंकर, जिन्होंने ज्ञानमती माता पार्वती को रामकथा सुनाया है। या याज्ञवल्क्य जी महान ज्ञानी हैं,
इन्होंने भारद्वाज जी को सुनाया है। काकभुसुंडी जी काकर्षि थे, महान विद्वान, जिन्होंने गरुड़ को सुनाया है। और तुलसीदास जी ने कहा है कि हम तो उन्हीं का जूठन बटोर करके आपको दे रहे हैं। बंधु, ये उनकी विनम्रता थी। लेकिन एक बात समझ लें, पूरा रामचरितमानस प्रश्नोत्तर है, पूरी गीता प्रश्नोत्तर है। अर्जुन ने सवाल किए हैं, कृष्ण ने जवाब दिया है। और जब जवाबों से पूर्णतः हो संतुष्ट हो गए तब कहा, हे कृष्ण, मैं आप समर्पण करता हूं, जो कहोगे सो करूंगा। जब प्यासा तृप्त हो जाता है तब कहता है कि नहीं, आप जो कहें उसको मानने के लिए हम तैयार हैं। मानस में एक जगह आया है, जो अति आतप आतुर होई, तरु छाया सुख जाने सोई। मतलब ये, जो आदमी गर्मी से व्याकुल होता है उसको पेड़ की छाया का महत्व समझ में आता है। जो प्यासा होता है उसको पानी का महत्व समझ में आता है। जो जिज्ञासु होता है वह प्रश्न करता होता है और उसको उत्तरदाता के उत्तर का महत्व समझ में आता है। उतनी ही तृप्ति मिलती है जितना कि पानी से प्यासे को मिलती है। बंधुओं, प्रश्न और उत्तर और इसके साथ प्यास और पानी, ये जो शब्द लगाए गए थे, इनकी व्याख्या मैं इसीलिए कर रहा हूँ कि जितने भी ग्रंथ आप देखेंगे सब में ये प्रश्नोत्तर की बातें हैं। हमारे आपके जीवन में भी रोज प्रश्नोत्तर की बातें होती हैं। कृष्ण से अर्जुन ने ये कहा था, आज आप हैं, आपसे हम प्रश्न कर रहे हैं और आगे वाले लोग किससे ये सवाल करेंगे। तो उन्होंने कहा था कि देखो, प्रश्न का और उत्तर का तरीका बता देते हैं। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, गीता में आया है। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। हे अर्जुन, ज्ञानी तत्वदर्शी महात्मा हमेशा नित्य अवतार के रूप में संसार में आते रहते हैं। ऐसे लोगों के प्रति समर्पण भाव से जिज्ञासा को अपने प्रकट करोगे, उनकी सेवा करोगे, वे प्रसन्न होंगे, तुम्हें उसका उत्तर बता देंगे। तुम्हें वैसे ही तृप्ति मिलेगी। उस जमाने में जब भी आते तो उनको तृप्ति मिल जाती है और वह तृप्ति वैसी ही होती है जैसे प्यासे को पानी। तो ऐसे लोग हमेशा पैदा होते रहेंगे, ज्ञानी पुरुष। लेकिन प्रश्न करने वाले को वह भाव रखना चाहिए, भाषा और भाव स्पष्ट होना चाहिए। एक जगह और बात आती है, उसको कह करके हम विषय का समापन करेंगे। विषय का विस्तार ले जा करके न ले जा करके मैं चाहता हूं कि इसके दार्शनिक पक्ष पर विशेष व्याख्या की जाए। पहली बात तो ये भाषा। भाषा के बारे में तो हमने आपसे बता दिया। भाषा क्या है? भावाभिव्यक्ति माध्यमा भाषा। भाव को अभिव्यक्त करने का माध्यम है भाषा। अब जब माध्यम है तो माध्यम कहीं बीच में कोई खेल न कर जाए। दृश्य कुछ और है, आँख कुछ और बना दे तो दिमाग कुछ और देख लेगा। क्या वह सत्य दिखाई पड़ रहा है जिसको आँख दिखा रही है? तो भाषा भी माध्यम है। अगर भाषा बीच में खेल कर जाए, उसके शब्दों के अर्थ के अनर्थ निकाल लिए जाएं या दूसरा अर्थ निकाल लिया जाए तो उत्तर सटीक नहीं बैठता है। इसलिए कला उत्तर देने की और कला प्रश्न करने की दोनों होनी चाहिए। प्रश्नकर्ता भी विद्वान होना चाहिए, उत्तरदाता भी विद्वान होना चाहिए। दोनों के भाषाओं में स्पष्टता होनी चाहिए। स्पष्टता तब आती है जब शब्दों की परिभाषा होती है और परिभाषा वैज्ञानिक होती है। परिभाषा में अस्पष्ट उत्तर की संभावना नहीं रहती। बंधुओं, इस दार्शनिक विषय को विवेचन के लिए यहाँ इसलिए रखा गया कि आमतौर पर प्रश्न और उत्तर होते रहते हैं, लेकिन सब लोग प्रश्न करना न जानते हैं और न उत्तर देना जानते हैं। प्रश्न करना एक बहुत बड़ी कला है
और उत्तर देना भी वैसी ही कला है। दोनों विद्वान पुरुषों में जब वार्तालाप होता है तब वाद प्रतिवाद से संवाद निकलता है।